अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक टॉक के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर उर्सा इजाज। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट ज़ैबिस यूनिवर्सिटी। आज के शो में हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी, बी समवन हु रेडिएट्स पॉजिटिव एनर्जी विच कैन ब्राइटर समवन डार्क मोमेंट। सो आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद कलीम सम्मा। ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट ज़ैबिस यूनिवर्सिटी। Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, and thank you very much for having me today with you for this podcast. It's all my pleasure, sir. कैसा रहा आज का दिन आपका और तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, तबीयत आला है और दिन अब तक अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। सो हमें ज़रा अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में बताइए, आपने कौन से सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट किया है? Mainly I started my Bachelor of Science in Biochemistry from University of Sindh, Jamshoro, and then I joined Abbott Laboratory and I worked over there for more than 2 years. Okay. Afterwards I went to China, Nanjing City at Nanjing Agriculture University for master degree program, and I enrolled there in MS Biochemistry and Molecular Biology program. Afterwards, I went to Hong Kong and luckily I got Hong Kong PhD Studentship Award and I got admitted to City University of Hong Kong for a PhD program in Biomedical Sciences Department. Okay. So usually pre-medical students की तरह आपका ख्वाब नहीं था MBBS करना? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख्वाब था क्योंकि हमारे घर में मेनली कोई डॉक्टर नहीं थे। Okay. और मैं बिलोंग करता हूँ हैदराबाद सिटी से, बट मेरी जो एजुकेशन है स्टार्टिंग की टिल हाई स्कूल कॉलेज स्टडीज़ ये हुई है शिदातपुर सिटी से। शिदातपुर में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी कि यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। तो उस वक्त सिर्फ यही दो था कि या तो इंजीनियर या MBBS डॉक्टर। तो वहाँ हमारे टीचर थे डॉक्टर मोहम्मद अली मक्सी साहब, उन्होंने गाइड किया कि आप MBBS प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें, MBBS डॉक्टर बन जाएंगे। तो अप्लाई किया था और वो जो टेस्ट होता था एक MCAT करके कुछ नहीं, MCAT जी पॉसिबली अब तो नाम भी भूल गया। MCAT तो वो टेस्ट दिया और उसमें स्कोर किया था 71.02 और मैं था डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से, तो वहाँ सीट गई थी 71.04 पर लास्ट। तो मेरी थी 02, तो मींस इस डिफरेंस की बेसिस पर MBBS में एडमिशन नहीं हुआ। ऑल्दो उसमें हो गया था वो जो दूसरा होता था डेंटिस्ट, लेकिन वो उस वक्त में ये था कि डेंटिस्ट डॉक्टर बनना मींस मैकेनिक बनना, तो इस वजह से ज्वाइन नहीं किया। फिर चूँकि जिस टीचर ने हमें सजेशंस दी थी उनका ताल्लुक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सिंध यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सो एट दैट टाइम माय सिस्टर शी वाज ऑलरेडी इनरोल्ड इन BS प्रोग्राम एट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। So I decided that I will choose another field that was biochemistry. So I get into the biochemistry at that time. So don't you think biochemistry is a very difficult subject? For me, I cannot say that it is a very difficult subject because I enjoyed too much during my BS degree, because I was among those students who were like कोई एक टॉपिक टीचर असाइन कर दे, तो उस वक्त में हमारे यहाँ ये इंटरनेट सिस्टम नहीं था इतना ज़्यादा, ना कोई यूट्यूब पर पढ़ने का सिस्टम था। नहीं जाता था, बुक्स इशू करवाता था, सिर्फ अपने नाम पर ही नहीं बल्कि अपने क्लासमेट्स को बोलता था कि अपना कार्ड दें, मुझे बुक इशू करवानी। तो लाइक अगर एक टॉपिक पढ़ना है मुझे सिट्रिक एसिड साइकिल, तो मैं 8-8, 9 बुक्स निकलवाता था, लाकर घर पे फिर खुद से नोट्स बनाना, पढ़ना। तो ये कहते हैं कि उस वक्त से एक शौक था। अच्छा, फिर चॉइसेस नहीं थी इतनी उस वक्त, अवेयरनेस नहीं थी इतनी, तो लाइक बायोकेमिस्ट्री को डीपली पढ़ते थे। मुश्किल कभी जहन में नहीं आया, ये मुश्किल वर्ड हमेशा सुनते थे, लाइक डॉक्टर्स जो फ्रेंड्स मिलते थे वो बोलते थे कि बायोकेमिस्ट्री फील्ड मुश्किल है। ऑल्दो फॉर मी यस, ये बहुत आई एंजॉयड रियली ड्यूरिंग माय BS पीरियड। इट शोज हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने सोचा बिकॉज ऐसा। मुझे तो बायोकेमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स याद नहीं होते, आई एम वेरी बैड इन इट।
प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान हो जाती है। आप जैसे आज आप पॉडकास्ट में बैठे हैं, रिपीटेडली अगर मैं भी आता रहूँ, मेरे प्रोग्राम्स अच्छे होंगे, मेरा बोलना अच्छा होगा। Exactly. बट लाइक टुडे इज़ माय फर्स्ट टॉक, सो मे बी मेरा अंदाज बेहतर ना हो बोलने का। वाइल आई थिंक सेम ट्रू फॉर बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर्स, if you will keep practicing, you can have a good knowledge about biochemical structures. Okay. So, how was your master experience and what was the topic of your research? Okay, I went to Nanjing, as I said earlier, for master degree program, and so I will tell you the first day of my lab firstly. So when I entered in my lab, so my supervisor, his room was next to the lab, and he came and he said, "Oh, Dr. Sama, how are you?" At that time, he called me randomly Dr. Sama. However, I had no idea about research at that time because I was from I just did bachelor degree, and at that time there was not much research in University of Sindh at that time. Okay. So he said that you need to work on that. I said okay. So he said you need to read 3 articles, and I'm providing you those articles. So he just said I started reading those articles. Very next day I came to lab and I asked Henbin. There was a boy. He was a Chinese man. His name was Henbin. Okay. He was very kind. All the 3 years he was my one of the best friend. So he said that you can work with me on Arabidopsis plant, and you just keep reading those 3 articles, then you will have an idea about our lab. So I asked, होगा क्या? मीन्स अगर मैं फॉस्फेट डेफिशिएंसी पर काम करूंगा Arabidopsis प्लांट से, तो ये Arabidopsis प्लांट में क्या तब्दीली आएंगी मेनली? क्या उसमें फ्लावर्स आएंगे, हाइट बढ़ जाएगी, क्रॉप बढ़ जाएगी, इंसान को क्या फायदा होगा? उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। सो उस वक्त उसने कहा कि हर चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपने दी, फॉस्फेट को तब्दील करा, उसकी डेफिशिएंसी करी और उसमें फ़ौरन से कोई तब्दीली आ जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, होगी तब्दीली, उसके बायोकेमिकल पाथवेज के अंदर होगी, प्लांट के कुछ फ्रूट्स में होगी, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर होगी, यील्ड के अंदर होगी, लेकिन आपको अभी नहीं नज़र आएगी जब आप काम करेंगे। While I started that project, and we were working on developing plant mutant with heme oxygenase mutation. Those were gain mutant and loss of function mutant. So we were preparing the transgenic plant at that time, and I worked on rice, wheat, and Arabidopsis simultaneously. So I worked on that project almost for 8 months to 9 months, and we published one paper on heme oxygenase 1 in Arabidopsis at that time. Afterwards, he said that you need to work on, like, our lab was focusing on the beneficial effects of nitric oxide and carbon monoxide. So we were applying nitric oxide and carbon monoxide gas to mitigate or to alleviate the toxic effect of metals like heavy metal toxicity in plants. So we started that project, and that was earlier started in Belgium. There was a lab in Belgium, and the name of that scientist was Tom Bickman. He was working on alleviating effects of heavy metals in plant by nitric oxide. So we were just following his ways. Afterwards, our lab started working on hydrogen rich water. That was the very first time that our lab worked on beneficial effects of hydrogen water. So we were preparing the hydrogen rich water, and we studied the positive effect of hydrogen rich water in the plant for alleviation of heavy metals toxicity. Afterwards, we worked on methane rich water. Like, we used methane gas, and then we deteriorate that, and then we use methane rich water with the different concentrations like 20%, 30%, 40. We tried different concentrations to do the same studies on the plants with the different heavy metal toxicities which are common in common plants. So we successfully completed that project, and that program was almost 3 years program. Like, I enrolled in Nanjing in 2011. So I was there for almost 3 years program,
and I completed my master in 2014 from Nanjing Agriculture University. That's very nice. And what was your topic in PhD? Okay, so during my master degree, when I was in the final semester, I applied for the PhD program because I met at that time one of the professor. He was the head of department at Tandojam Agriculture University. He said, "What is your plan next? Like after your completion of master degree?" So I said, definitely I will go back to Pakistan and I will join some institute or research institute for some jobs. So he said, no, Sama, don't need to go back to Pakistan. First you do PhD degree. I said, I already did master degree. I already spent 16 years of education in my BS. He said, if you want to have a good future and for a good job, you must need to complete at least a PhD degree because there is a too much competition for the jobs in the different university sectors. So I said, okay, Dr. Saab, thank you very much for your guidance. So at that time, I started searching for the scholarships for the PhD program. From the very beginning, I'm very lucky in all the aspects except of MBBS program. Okay. Yes, like when I completed my BS degree, I joined Abbott Laboratory. I just applied in one pharmaceutical company and I got that job. I haven't applied several pharmaceutical companies. I just get there. Afterwards, I applied for the master degree program only in China in two different universities. Like one was Southeast University, another was Nanjing Agriculture University. I get admission in both universities and I got the scholarship for the both universities. When I completed my master, during the last semester, I applied for the PhD scholarship in Hong Kong, and I got the admission in two different universities. One was Hong Kong University of Science and Technology, another was City University of Hong Kong. So I joined City University of Hong Kong at that time in 2014. Okay. And I joined the department. It was, the name of the department previously was Biology and Chemistry. So I joined the department and I worked over there on different transcription factors, mainly on MYC, c-MYC and transcription factor AP4. And what's the role of these transcription factors in Okay, human? so basically people know that transcription factors are mainly found in the nucleus and they regulate the transcription process. Okay, and those transcription factors are already known for their role in metastasis, like EMT, epithelial mesenchymal transitions, for cancer cell migration, for cancer cell spreading, for cancer cell metastasis. However, our lab was also focusing on studying the different variants of transcription factor of AP4. So I was the first one in my lab who studied different variants of transcription factor AP4 in mammalian cells. So I studied the role of different variants. Mainly we found the transcription factor that is we called cytoplasmic form of AP4. Like we only know that transcription factors means they are only resides in the nucleus. All the people will say the same words, but nobody knows that even a transcription factors can be found in the cytoplasm. So first time we identified that transcription factors can be found in the cytoplasm. So we found that in cytoplasm, cytoplasmic form of transcription factor AP4. Afterwards, we studied the role of that shortened form, that cytoplasmic form of AP4, and we found interestingly that variants were enrolled in signaling pathways of the cells in the cytoplasmic pathways. Afterwards, I studied that how those signaling pathways are regulating. So I found that transcription factors are working as a nucleation promoting factor, NPF, nucleation promoting factor. Till now, there are only 6 nucleation promoting factors are identified. So I identified one of the novel nucleation promoting factor, that is called cytoplasmic form of AP4.
Nucleation promoting factors are mainly activating the process of actin polymerizations. Once actin polymerization का process होता है सेल के अंदर, तो सेल की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है. सेल साइकिल नहीं, सेल माइग्रेशन मीन्स कैंसर सेल स्प्रेड जब होते हैं, जब सेल माइग्रेट हो, सेल माइग्रेशन तेजी से हो, तो जो सेल माइग्रेशन को करवाता है उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिन पॉलीमराइजेशन. और ये जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, ये रेगुलेट होता है बाय न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स. जैसा कि वेल नोन न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर है वास्प, कोर्टेक्टिन, प्रोफिलिन. ये है न्यूक्लिएशन करवाते हैं, मींस सेल माइग्रेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं. तो हमने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड किया कि साइटोप्लाज्मिक फॉर्म ऑफ AP4 दैट इज आल्सो वर्कड एज अ न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एक्टिन पॉलीमराइजेशन फॉर इन्हांसमेंट ऑफ सेल माइग्रेशन. सो अगर आप इस फॉर्म ऑफ AP4 को टारगेट कर लें तो सेल माइग्रेशन रुक सकती है, मेटास्टेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है. इट्स रियली अ वेरी गुड फाइंडिंग. Yes, इनफैक्ट हम इसको थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ कर जी, सकते हैं कि बिल्कुल. हम इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ब्लॉक कर दें, और ये जब नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली कैंसर सेल जो है वो जी. माइग्रेट नहीं होंगे. एंड इन द स्टार्ट यू सेड दैट यू वर लकी इन ऑल द एस्पेक्ट्स. आई डोंट एग्री विद इट. आई वुड से इट्स द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क. इट्स नॉट ओनली अबाउट योर लक. मेरे ख्याल में तो मैं लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. जैसा कि अब तक कहा कि PhD करी, PhD करने के बाद जॉब में भी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. मैंने जब PhD कंप्लीट हुई मैं पाकिस्तान आया. पाकिस्तान आने के बाद जॉब करने का इरादा नहीं था. द रीज़न वॉज आई प्लान टू गो बैक टू हांगकॉन्ग और टू US एज माई मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर लिविंग इन US. ओके. So when I came to Pakistan at that time, there was a time of coronavirus, and I was staying at the home all the time. And so some people started saying that why you are not doing job, like you completed your PhD and till now you are not doing any job. So I said, okay, for time being, let's search for a job. So one of my friend, his name is Sayyid Imtiazul Hassan. He also completed his PhD from Hong Kong now. Okay. So he said that let's go to Karachi and we will visit the universities. I said I don't know any professors in Karachi. I don't have any link with any universities. So he said just take your CV and we will visit the different universities. So I said let's start with the Zabist because my sister, she was studying in Zabist University, Hyderabad. So I said okay, just go to Zabist. And I am here till now. So इंटरव्यू आपका मुश्किल था? इंटरव्यू अच्छा रहा, बहुत वेलकमिंग थे. डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर हमाद साहब थे, डॉक्टर फरहाना थी इंटरव्यू में. ओके. और फाइनली इंटरव्यू भी हुआ, फिर वहाँ पे भी बहुत अच्छा था इंटरव्यू भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये आपका सेकंड जॉब इंटरव्यू था सिर्फ, क्योंकि आपने इससे पहले एबर्ट जी में ही जॉब की थी. जी बिल्कुल. और आपने कहीं अप्लाई किया नहीं? जी कभी लाइफ में कहीं अप्लाई नहीं किया. इंटरव्यू जो है वो जॉब का सेकंड था. But like for the master degree program, when I applied, there was an interview session online on the Skype. Okay. When I applied for the PhD program at City University of Hong Kong, there was an interview with the panels. There were different professors from the department, and they conduct the interview on Skype at that time too. I must say that Dr. Hamad and Dr. Kashif have special eyes, और वो देख के पहचान जाते हैं कि जी कुछ तो ख़ास है. जी बिल्कुल. डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर हमाद साहब बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू किया और बहुत वेलकमिंग वे था. इसीलिए जैसे ही इंटरव्यूज़ हुए, मुझे माजू से भी कॉल आई थी उस वक्त, जब जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर उमा को अप्लाई किया. लेकिन जब ज़ैबिस का दूसरा इंटरव्यू हो गया, तीसरा हो गया, विद इन मंथ हायरिंग हो गई. तो अल्लाह का शुक्र है, मैं आज बहुत खुश हूँ. जब से ज़ैबिस्ट में आया हूँ कभी भी जॉब सर्च नहीं की थी. मतलब कभी जॉब सर्च की नहीं किसी और यूनिवर्सिटीज़ में, इवन दो किसी और यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट का नहीं मालूम किया, क्योंकि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द यूनिवर्सिटी, with the environment of Zabist University, and mainly with Dr. Kashif Ali. Yeah, Yes. that's very great. And tell us something about the role which you are pursuing at Zabist.
Currently, I'm working here as an assistant professor in the Department of Biosciences. When I joined Zabist, at that time they assigned some courses to teach the bachelor students. I started teaching bioinformatics, Okay. endocrinology, biochemistry, and another course was analytical chemistry and instrumentation. Okay. And currently I am teaching the same courses almost with the addition of molecular biology and methods in molecular biology course, which are my core fields, in which I did my bachelor, And then PhD. master, and then PhD. Along with the courses which I am teaching, I am also supervising bachelor students and master students. And when I started my first FIP project, I continued that MS work. Like I bought hydrogen sulfide gas here, the donor of hydrogen sulfide, and then we studied the effect of hydrogen sulfide donor on alleviating effects of cadmium toxicity in Malir water. The Okay. Malir water is too much contaminated. Yeah. So मलीर वाटर के करीब करीब जो है वो क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट की जाती हैं. सो मेनली और फोकस वाज टू एलिविएट द टॉक्सिसिटी ऑफ मलीर वाटर Okay. by using hydrogen sulfide gas, and we successfully completed that project in 2021. Okay. 2021 में तकरीबन वो था मेरा फर्स्ट FIP प्रोजेक्ट. आफ्टरवर्ड्स जो है वो स्टार्ट किया काम कैंसर बायोमार्कर्स पर. वन ऑफ माई स्टूडेंट, हिज नेम इज सन्नान तरीन, ही सेड दैट in our family we have a prostate cancer common. Okay. So he said, I want to study something about the prostate cancer. I said, yes, I want to study at the molecular level. So मैंने कहा अब मज़ा आएगा अब काम करने का, क्योंकि अब तक जो स्टूडेंट्स जो बात कर रहे थे वो बैचलर के स्टूडेंट्स थे, अब ये हैं मास्टर के स्टूडेंट्स. सो एडवांस लेवल पर स्टडी, तो और वो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फिर कैंसर जो कि मेरा मेन फील्ड थी PhD की. सो हमने लाइक मैं घर गया हूँ, उन्होंने बात करी, मैं घर जाते ही मैंने आर्टिकल सर्च करना शुरू करा. तो लाइक वो रात ऐसे थी कि जैसे पूरी रात जागा चांद रात हो गई आपके लिए. जी, बायोमार्कर्स पर काम करना, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेनली था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन स्टडिंग देयर रोल इन सेल माइग्रेशन. सो वो कैंसर पर था, बट दैट वाज अ बिट डिफरेंट, लाइक बायोमार्कर्स की आइडेंटिफिकेशन. सो फर्स्ट टाइम था बायोमार्कर्स आइडेंटिफिकेशन, और वो दो तरीकों से की जाती है, मेनली बाय बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस, and other aspects is at the validation by using molecular biology tools, wet lab के जरिए. तो I thought let's start first with the bioinformatic analysis. So till now तकरीबन 12 master students को मैंने supervise किया, and they worked on biomarker discoveries. So we identified different biomarkers in different cancers. Okay. एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कौन से आप कोर्सेज पढ़ा रहे हैं इस वक्त? एक है टेक्निक्स इन बायोमॉलिक्यूलर एनालिसिस, ओके. एंड अदर इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ओके, दैट्स नाइस. एंड इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट जो आपने MS और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को करवाए हो? MS में नहीं, मेनली तो बायोमार्कर्स पर काम है अभी. इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था मेज पर, लाइक मेज की ग्रोथ को बढ़ाना, और लेकिन उसमें हमने अप्रोच ये यूज़ करी, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा था बायोमार्कर्स की आइडेंटिफिकेशन पर बाय यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक अप्रोच. ओके. सो आई थॉट, क्योंकि प्लांट का मेरा एक्सपोजर रहा है 3 साल, मैंने नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में MS में काम किया, और मेन प्रोजेक्ट वाज प्लांट. Another factor was heavy metals. Third one was use of different gases. So here I thought, don't use the gases, just use the toxicity and the plants. Okay. So I mix those with bioinformatic analysis. Like आपने सुना होगा एक होती है genome wide analysis studies, GWAS जिसे कहा जाता है. तो मैंने उस पर काम शुरू कर दिया. Like bioinformatic analysis के जरिए different plants के अंदर
इम्पोर्टेंट जीन्स के पाथवेज को आइडेंटिफाई करना और नोवल जीन्स को आइडेंटिफाई करना जिसका रोल प्लांट के स्ट्रेस में हो। तो हमने वो 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। एक मेरे स्टूडेंट थे सिंथिया नईम नाम है उनका, और उन्होंने सक्सेसफुली 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए इन डिफरेंट प्लांट्स। तो अभी तक कितने मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपकी सुपरविजन में अपनी डिग्री हासिल की? 12 हो चुके हैं तकरीबन। माशाल्लाह, that's तकरीबन great. 12 डायरेक्ट एंड इन कोलैबोरेशन विद अदर सुपरवाइजर्स। सो एज अ सुपरवाइज़र आप क्या समझते हैं, कभी आपको कोई मुश्किल पेश आई, या आपने अपनी पीएचडी में एमएस में जो सुपरवाइज़र आपको मिले आप उनसे कितना सेटिस्फाइड थे? एज आई सेड अर्लियर कि जब पाकिस्तान से मूव हुआ चाइना, देयर वाज नो एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च। ओके। सो जो कुछ अभी आता है वो सुपरवाइजर्स की वजह से आता है। मेरे एमएस के सुपरवाइजर ऑल द टाइम डॉक्टर रूसा की तरह है। रिसर्च और रिसर्च। लाइक सुबह 7:30 बजे लैब में आते हैं, रात 10:30 बजे तक लैब में रहते हैं और ऑल द टाइम रिसर्च करते हैं। तो बहुत कुछ सिखाया। लैब हमारी बहुत बड़ी थी। लाइक 24 स्टूडेंट्स थे मास्टर और पीएचडी के, जो कि ऑल द टाइम लैब के अंदर रिसर्च करते थे। 2011 में वो स्टूडेंट्स बढ़ते भी रहते थे, कम भी होते थे, लेकिन लाइक 20 के अंदर होते थे स्टूडेंट्स। तो टीचर ने बहुत सिखाया एमएस में, लैबमेट्स ने बहुत ज़्यादा सिखाया। लाइक एज आई सेड, हेनबिन था, ली जियाला है, डॉक्टर जिन थे, और साओ ई नाम था एक स्टूडेंट का। एक स्मॉल गू हम कहते थे कि स्टूडेंट, चाइनीज स्टूडेंट था, बहुत फेटी था। तो होना तो ये चाहिए था फेटी गू, लेकिन हम उससे कहते थे स्मॉल गू। So that was a nickname. Yes, Okay. that was his nickname. Okay. And then when I went to Hong Kong, my supervisor, he was like a mechanic. Okay. Yes. Whatever you are doing, he will tell you the reason behind of that. मैं सेल कल्चर पर काम करता था, तो लाइक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सेल कल्चर पर काम करना। वी वर वर्किंग ऑन डिफरेंट ह्यूमन सेल लाइन, MDCK, HC3T3, RPE सेल, और उसके अलावा था MCF7 सेल लाइन थी, HC3T3 सेल लाइन्स थी। इन सेल लाइन्स पर हम काम करते थे। तो लाइक सेल कल्चर पर काम करना, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो टीचर ने बहुत कुछ सिखाया। हमारे लैब में थे एक और स्टूडेंट, मैथ्यू मनकटिन बोंग, चाइनीज़ स्टूडेंट थे, हांगकांग मेन रीजन के, उन्होंने बहुत सिखाया। फिर हमारी लैब मेनली वर्क करती थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो लाइक सेल कल्चर के साथ क्लोनिंग। तो लाइक क्लोनिंग इज़ नॉट लाइक जस्ट हमने जो एक कोर्स पढ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मेथड्स का, 1 डे क्लास हुई या 2-3 लेक्चर हुए, वो क्लोनिंग ख़त्म नहीं। क्लोनिंग इससे कहीं ज़्यादा है। क्लोनिंग मीन्स हर एक पैरामीटर्स में ट्रबल शूटिंग है। और ये आप जब जानते हैं, जब आप ये काम करते हैं, तो लाइक हमने कंटिन्यूसली क्लोनिंग में हर एक पैरामीटर्स में ट्रबल शूटिंग की। और वो ट्रबल शूटिंग मेनली हेल्प की मेरे सुपरवाइज़र ने, हांगकांग वाले सुपरवाइज़र जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, ऑल द टाइम हेल्प करते थे। फिर क्लोनिंग के अलावा फिर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग था, लाइक ब्रेड एंड बटर ऑल द टाइम। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम डिफरेंट वेज से करते थे, चूँकि एक प्रोटीन पर काम नहीं था, 60 डिफरेंट प्रोटीन्स पर काम था। फिर जो मैंने आपसे जिक्र किया साइटोप्लाज्मिक फॉर्म ऑफ AP4, हमने जब उसकी क्लोनिंग की तो हमने उसके तकरीबन 23 वेरिएंट्स बनाए। लाइक मैंने क्लोनिंग की सीरियल कटिंग ऑफ होल जीन। लाइक जीन का साइज था 278 अमाइनो एसिड। तो हमने स्टार्ट किया, पहले एन टर्मिनल से 10 चॉप कर दिए, डिलीट कर दिया अमाइनो एसिड। देन एक और वेरिएंट बनाया, उसमें फर्स्ट 20 डिलीट, एक और वेरिएंट उसमें, तो सोन हमने फॉरवर्ड डिलीशन बनाई। इसी तरीके से बैकवर्ड डिलीशन, C टर्मिनल से डिलीट किया, फिर स्टडी किया कि इनका फंक्शंस क्या है, फिर आइडेंटिफाई किया जी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर AP4 में AP4 का ये रोल है, तो इसमें कौन सा वेरिएंट्स या AP4 का कौन सा अमाइनो एसिड मेनली इन्वॉल्व है, उस अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका
म्यूटेंट बनाया क्लोनिंग की, फिर वो म्यूटेंट का फंक्शन एक्सप्लोर किया। तो लाइक ये स्टडी करने के बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट करते थे, फिर उसके बाद इन तमाम प्रोटीन्स को जिसको मेमेलियन सेल में ओवर एक्सप्रेस करवाया, ओवर एक्सप्रेस करवा कर हम माइक्रोस्कोपी करते थे, फिर देखते थे कि डिलीशन करने से सेल की Function स्ट्रक्चर्स पे, सेल की माइग्रेशन पर, सेल के डिफरेंट एसेस पर क्या फ़र्क पड़ता है, रफल्स फॉर्मेशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, लेमिलोपोडिया पर क्या इफेक्ट है, मैक्रोपिनोसाइटोसिस हो रही है कि नहीं हो रही, लेमिलोपोडिया फॉर्मेशन, फिलोपोडिया फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो डिफरेंट सेल्स के स्ट्रक्चर्स पर स्टडी करते थे। और इन बिटवीन लाइक माइक्रोस्कोपी के अलावा हमने सेल के डिफरेंट एसेस भी किए, लाइक एज आई सेड अर्लियर एक्टिन पॉलीमराइजेशन। तो एक्टिन पॉलीमराइजेशन का एक ऐसे परफॉर्म किया जाता है, वो किया। फिर ये सब हो गया मेमेलियन सेल्स में, पर इसके साथ साथ हम इन तमाम वेरिएंट्स को प्यूरिफाइड किया बैक्टीरियल सिस्टम में। देन प्यूरिफाइड प्रोटीन्स को इंटरेक्ट करवाया दूसरी न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स के साथ, जो कि वेल नोन थे, मेनली टू स्टडी वेदर AP4 इज ओनली परफॉर्मिंग दैट रोल या कोई किसी और और के ट्रांसक्रिप्शन साथ फैक्टर्स के साथ मिलकर, न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स के साथ मिलकर सेल माइग्रेशन को रेगुलेट कर रहा है। तो ये स्टडी किया मेनली PhD में। ओके, सो अब आप खुद पोस्ट ग्रेजुएट को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो क्वालिटीज़ आपके सुपरवाइज़र में थी, क्या वो आपके अंदर मौजूद हैं? सुपरवाइज़र की कंप्लीट नहीं कह सकते, सुपरवाइज़र तो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे। जी, कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह सिखाएं। मैं तो इवन ज़ेबिस के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जैसे कि कोर्स पढ़ाता हूँ, यहाँ हमारे यहाँ लेब्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल DNA प्यूरिफाई करवाना है, तो DNA प्यूरिफिकेशन का सिंपली एक प्रोटोकॉल है कि ये किट बेस्ड है और एक मैनुअल बेस्ड है। मैं तो एक स्टूडेंट को अगर मैनुअल बेस्ड करवाता हूँ, तो जो एक इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA, उनके फंक्शंस बताना, उनकी ट्रबल शूटिंग बताना। तो लाइक कोशिश करता हूँ कि अपने सुपरवाइज़र ने जिस तरह हमें सिखाया हम बताएं। ऑब्वियसली यही होता है। और फिर PhD सुपरवाइज़र के साथ तो आप इतना ज़्यादा टाइम गुजारते जी। हैं कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या उनकी जो पर्सनैलिटी के जी। एट्रीब्यूट्स हैं वो नेचुरली आपके अंदर आप उनको जी, अडॉप्ट कर जी। लेते हैं, ऐसे ही होता है। ओके, सो सर आपका क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की रिसर्चेस का क्या पोटेंशियल है? अब तो टीचर्स बहुत काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, रिसर्चर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। और जी, बहुत ग्रांट भी लेकर आ रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी लिखते हैं। हमारी ज़ेबिस में भी काफ़ी फैकल्टी इंक्लूडिंग यू, जो कि हमारी स्टार हैं बायोसाइंसेस डिपार्टमेंट की, जी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम तो कर रहे हैं लोग। एंड ज़ेबिस की रिसर्च लैब फैसिलिटीज़ के बारे में आपका क्या कमेंट होगा? जी, जब फर्स्ट टाइम इंटर हुआ, एज आई सेड, पाकिस्तान का कोई एक्सपोजर था नहीं रिसर्च का, आइडिया भी नहीं था यहाँ पे इतना कुछ हो सकता है। ओके। पहली चीज़ तो डॉक्टर काशिफ ही माशाल्लाह बहुत अच्छे। उसके बाद जब लेब में इंटर हुए बहुत फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो एक आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह होंगे। लेकिन लाइक मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे DNA को प्यूरिफाई करने के लिए क्या तमाम किट्स अवेलेबल हैं? जी हैं। हम करते हैं RT-PCR, तो RT-PCR की किट्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ थर्मोसाइक्लर मौजूद है, थर्मोसाइक्लर वो भी लेटेस्ट वन लाइक थर्मोसाइक्लर है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के डिफरेंट यूनिट्स हैं मौजूद, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी तरीके से वेस्टर्न ब्लॉट करवाना है तो वेस्टर्न ब्लॉट का पूरा यूनिट मौजूद है। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक नहीं है, काफ़ी सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पे काम कर सकते हैं। फिर मेरा काम चूंकि DNA पर था, प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करना था, तो हमें लायोफिलाइजर की ज़रूरत पड़ती थी, फ्रीज ड्राइंग, तो फ्रीज ड्रायर यहाँ मौजूद है। फिर यहाँ हमारी लेब, चूँकि बायोसाइंसेस डिपार्टमेंट में प्रीवियसली जो सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं मेनली वो माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से लेब बड़ी इस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी। लाइक डॉक्टर अस्मा हैं, डॉक्टर सायरा हैं, डॉक्टर ऊसा हैं, ये डिफरेंट फील्ड्स में माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड लेब है माइक्रोबायोलॉजी की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की करेंटली। अब जो है प्लांट टिश्यू कल्चर है जी,
डॉक्टर हमाद अफजल कियानी साहब हैं, Yeah. हमारे सुहेल साहब जो कि यहाँ से जा चुके, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, दूसरी यूनिवर्सिटी में, उर्दू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, वो काम करते थे प्लांट टिश्यू कल्चर पर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की रिसेंटली ज़ाबिस में एक न्यू लैब ओपन हुई है नैनो टेक्नोलॉजी की, उसमें हमारे खैरबख्श साहब हैं, मिस नेहा फरीद हैं, जी मिस नेहा फरीद हैं, डॉक्टर हमाद साहब हैं, ये जो है नैनो पार्टिकल्स पर काम करते हैं। और एनिमल टिश्यू कल्चर एनिमल हाउस जो कि जी, डॉक्टर बिल्कुल। साइका तबस्सुम ने जी, ग्रांट विन की। डॉक्टर साइका तबस्सुम जो कि हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर है मेनली, मैम ने ग्रांट विन किया और अब जो है वो लैब इस्टेब्लिश की है एनिमल टिश्यू कल्चर। ओके, सो आप क्या कमेंट करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्यों बायोसाइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए, इसका क्या आगे कैरियर है? मेनली मैं ही समझता हूँ कि लाइक आपका शौक होना चाहिए, ओके, हर फील्ड में आप कैरियर तलाश कर सकते हैं। ठीक है। सो लाइक फॉर मी लाइफ ही बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाइफ है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं। मैं लाइक कुछ खा रहा हूँ, वॉट एवर आई एम ईटिंग, इन्वायरमेंट्स में चीज़ें देख रहा हूँ, इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली तमाम पाथवेज रेगुलेट हो रहे हैं। चूँकि बीइंग अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हमारा मेनली प्ले करते हैं हम प्रोटीन्स के साथ। प्रोटीन्स कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। वो अलोन काम नहीं कर रही, वो नेटवर्क है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क, जो कि एक के साथ एक मिलकर रेगुलेट करते हैं डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज को। तो लाइक ये तमाम पाथवेज अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ जी हमारी बॉडी में मैं अगर कोई बात भी कर रहा हूँ तो जी खुद से नहीं, बहुत सारी प्रोटीन्स इसके पीछे काम कर रही हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में आपने एक डिग्री लेनी है, वो डिग्री आपकी नहीं है, ये डिग्री कलेक्टिव है, एफर्ट्स हैं आपके टीचर्स की, एकेडमिक डिपार्टमेंट की, आपकी फैमिली की, पीछे बहुत सारे सपोर्टिव स्टाफ होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो भी पाथवेज हैं या जो भी हम सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी, ये लोन नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे पाथवेज हैं इन्वॉल्व्ड जो कि रेगुलेट करते हैं। तो जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस। और मैं ये कह सकती हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ और आपने MS PhD किया और ज़ैबिब ज्वाइन कर ली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चूँकि मैं खून नहीं देख सकता, मुझे लगता है अब, उस वक्त शौक ज़रूर था, लेकिन अगर अभी किसी के खून आ जाए, थोड़ा बहुत भी हॉस्पिटल्स में जाना हो जाता है, बच्चों के किसी के खून आ जाए, जी बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जहाँ रखा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह कि इस फील्ड में है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। Thank you और very बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन रही आपके साथ। Thank you very मेरा much, दिल नहीं ma'am. चाह रहा कि मैं इसको एंड करूं, बट ऑब्वियसली ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हमें अब इसे ख़त्म करना पड़ेगा। बट आपकी जितनी नॉलेज है हर टॉपिक पे, मेरा ख्याल है उस पर तो हम घंटों बात कर सकते हैं। और माशाल्लाह से आप अभी तक उस लर्निंग फेज में, इट्स नॉट लाइक कि अब आपने पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, अब वो बुक्स नहीं है और दूसरी रिसोर्सेज हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप कितना ज़्यादा हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड पहले इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन विद यू। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, प्रोग्राम के एंड में कुछ और लाइन्स हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे योर टीचर्स, लव द मैनकाइंड, बी लॉयल, वैल्यू द टाइम, एंड सक्सेस इज़ ऑल योर्स। तो ये जितने एस्पेक्ट्स मैंने अभी बताए, अगर आप इनको अपनी लाइफ में अपना लें तो यकीन करें आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। वी विल कैच यू सून। अल्लाह हाफिज़।